Assalamualaikum everyone, I am Fiza Tahir and this is Learners Academy. So today we have our lecture 11 जो कि डाइवोर्स के ऊपर है। तो डाइवोर्स का जो फिनोमेना है ना वो यंग अडल्टहुड में होता है ज़्यादा, और बहुत सारे जो लोग हैं वो डाइवोर्स हो जाते हैं आफ्टर द 7 years ऑफ देयर मैरिड लाइफ। अब एक रफ़ आइडिया है कि 3 में से जो 2% जो मैरिजेज़ हैं ना, ठीक है, वो उनका एंड रिज़ल्ट डाइवोर्स ही होता है, और ज़्यादातर ये कॉमन है USA में। अब अगर अपने भी आप मुल्क में देख लें तो उसमें भी थोड़ी सी इसकी जो शरह वो थोड़ी बढ़ रही है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू आवर रिसर्च, ठीक है, तो ये डाइवोर्स का रेट उन लोगों में ज़्यादा है जो मीडियोकर फैमिली से बिलोंग करते हैं या लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जो वर्किंग क्लास होती है, क्योंकि इनमें एजुकेशन की भी थोड़ी सी कमी होती है। तो जिधर एजुकेटेड लोग नहीं हैं वहाँ पर भी ये ज़्यादा कॉमन है अकॉर्डिंग टू द रिसर्च। और जियोग्राफिकली अगर देखा जाए तो वेस्ट में ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। डाइवोर्स जो होती है ना वो ज़्यादातर उन लोगों में कॉमन है जिनकी शादियां बहुत जल्दी हो जाती हैं। अगर आप देखा जाए फॉर एग्जांपल टीन एज की बात कर देते हैं, ठीक, टीन एज के बाद लोगों की टीन एज में शादियां कर लेते हैं, उसके बाद इनकी चॉइसेस बदल जाती हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर वो लोग जो टीन एज में शादी कर लेते हैं उनमें ज़्यादा डाइवोर्स देखी गई है। 3 सिनेरियोज इधर बताए गए हैं डाइवोर्स के, ठीक है। एक तो ये कि शुरू में ही बगैर किसी रीज़न के ही बस आप एडजस्ट नहीं हो पा रहे होते तो आपकी डाइवोर्स हो जाती है। सेकंड सिनेरियो में ऐसा होता है कि सेपरेशन आपकी किस वजह से हो रही होती है कि हस्बैंड को वाइफ की तरफ से, वाइफ को हस्बैंड की तरफ से एक शॉक लग जाता है कि अच्छा ये बंदा तो मुझ में इंटरेस्टेड ही नहीं है, ठीक है, तो उसकी वजह से एक डाइवोर्स। फिर तीसरा ये है कि तीसरे में दोनों जो पार्टनर्स हैं ना वो बचाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो नहीं जब एडजस्ट हो रहा होता ना, इशू कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो रिजॉल्व नहीं होते, तो फिर उसका जो एंड रिज़ल्ट है वो फिर डाइवोर्स ही होता है। तो उस फाइनल स्टेप को लेने में भी इनको काफ़ी मंथ्स और काफ़ी ईयर्स भी लग जाते हैं, ठीक। अब विद टाइम जो डाइवोर्स लोग हैं ना वो शादी कर लेते हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो कुछ लोग विद इन अ ईयर ही शादी कर लेते हैं, कुछ 3 years में शादी करते हैं, मतलब अपनी डाइवोर्स के 3 सालों के बाद, कुछ लोग 9 सालों के बाद, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो वुमेन जो है ना वो लेट शादी करती हैं, तो फीमेल जो है ना वो थोड़ा लेट शादी करती हैं एज़ कम्पेयर टू मैन। जो डाइवोर्स्ड मैन होते हैं ना वो ज़्यादा जल्दी शादी कर लेते हैं, ठीक है। सो जब ये दूसरी दफ़ा शादी कर लेते हैं तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये है कि अब वो डाइवोर्स दोबारा नहीं होती, ठीक। और डाइवोर्स को एक ग्रोथ एक्सपीरियंस भी समझा जाता है कि एक डाइवोर्स के बाद आप ये समझ जाते हो कि आपको अपना जो नया पार्टनर है उसमें कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, कौन से एबिलिटीज़ उसके अंदर होनी चाहिए, बल्कि आपको सिर्फ उसके बारे में नहीं पता चलता, आपको खुद भी पता चल जाता है कि आपके अंदर क्या कमियां थी जो आप पूरी नहीं कर सके, ठीक है। और ये भी पता चल जाता है कि आपको जो आपका स्पाउस है, पार्टनर है, उसको क्या चीज़ें उसको चाहिए, ठीक है, क्या उसकी नीड्स और क्या उसकी डिज़ायर्स हैं जिनको पूरा करना ज़रूरी है एक रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक में ये बताया हुआ है कि जो अर्ली एडल्टहुड है ना वो एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें आप डिसीजन ले लेते हो कि आपने अपनी ज़िंदगी में आगे किस करियर को परस्यू करना है, ठीक है। आप अपना रिलेशनशिप अपनी सोसाइटी के साथ थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करते हो और अपने ऑक्यूपेशनल चॉइसेस जो है ना उनको आप नैरो डाउन करना शुरू कर देते हो कि किस फील्ड में आपने जाना है, ठीक है। अब एक रिसर्च की गई थी मिड 1960s में जिसके रिज़ल्ट में उन्होंने बताया था कि बेस्ट एज जो है ना आपकी एजुकेशन कंप्लीट करने की, दैट इज़ फ्रॉम 20 to 22। आप इसमें अपना एजुकेशन वाला जो साइकिल है, ठीक है, वो आप कंप्लीट कर लेते हो, और 22 से 24 26 वो वाली एज है जिसमें आप अपने करियर को सेटल डाउन करना शुरू कर देते हैं। अर्ली एडल्टहुड ही वो टाइम पीरियड है जब आपको ये पता चल जाता है कि जो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट था अपने बारे में, कि मतलब आपने अपनी ज़िंदगी में क्या करना था वो आप पूरा कर सकते हो या नहीं। अब जो चीज़ आपने सोची हुई आप उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ जाता है। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने सोचा हुआ है कि मैंने बस डॉक्टर बनना है, ठीक है, तो अब उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया कि अब आप उसको करके दिखाओ कि आप वाकई यही कर सकते हैं नहीं। और पहली जो सीरियस अगर फुल टाइम जॉब की बात की जाए तो वो अर्ली एडल्टहुड में ही आप अपनी स्टार्ट करते हो जॉब। ऑक्यूपेशनल डेवलपमेंट की 5 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके सिर्फ रफ़ आइडियाज़ होते हैं कि आपने क्या करना है, ठीक, जिसको कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वंस आइडियाज़ अबाउट वर्क। वो जो स्टेज है वो 14 to 18 years में होती है आपकी। उसके बाद आप अपनी प्रेफरेंसेस को देखना शुरू करते हो, ऑक्यूपेशनल प्रेफरेंसेस को, कि आपने किस साइड पे जाना है, ठीक है। और आपकी जो जॉब ट्रेनिंग है वो स्टार्ट हो जाती है, तो दैट इज़ फ्रॉम 18 to 21 years। नेक्स्ट जो स्टेज आती है उसमें आप इम्प्लीमेंटेशन आपने करनी होती है अपनी ट्रेनिंग की, जो भी आपने ट्रेनिंग दी है ना जिस भी जॉब से रिलेटेड, अब
आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। और आप अपनी फ़र्स्ट जॉब में एंटर हो जाते हो, और उसकी जो एज रेंज है दैट इज़ फ्राम 21 to 24 ईयर्स। फिर 25 to 35 ईयर्स वो एज है जिसमें आप अपना जो आप है ना आप स्टेबलाइज़ कर लेते हो, ठीक है। आप अपनी जो फील्ड है उस पर आपकी अब एक कमांड हो जाती है। नेक्स्ट जो लास्ट स्टेज है दैट इज़ द एडवांसमेंट विद इन द फील्ड, ठीक है। आपकी अपनी जॉब में इतनी कमांड हो जाती है कि आप उसको आराम से कैरी ऑन कर सकते हो, ठीक है। और वो जो एज है वो 35 ईयर्स टू आगे जितनी टाइम तक आपकी जॉब चलती रहती हैं तब तक होती है। मिडिल एडल्टहुड में आपकी क्या वेट और हाइट में चेंजेस आ रहे होते हैं, हम वो देख लेते हैं। मेन जो है उनमें वेट का इंक्रीज़ होना वो थोड़ा कम होता है, ठीक है। उनका मतलब इतना वेट इंक्रीज़ नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू वुमेन। वुमेन का जो है वो इस एज में वेट बढ़ता है, सही है। उन्होंने आप थोड़े से फिगर्स बताए हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा कि किस एज में कितना वेट इनका इंक्रीज़ हो रहा होता है। अब वेट में जो कमी हो रही होती है ना वो ज़्यादातर आपका वेट लॉस हो रहा था इंटरनल ऑर्गन्स का, ठीक है, जिसमें आपके स्केलेटल मसल्स आ जाते हैं, लिवर, किडनीज़ और एड्रिनल ग्लैंड्स आ जाते हैं। ये आपका 50s में जब आप जाते हो ना, ठीक है, उस टाइम आपकी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनका वेट कम होना शुरू होता है। हाइट में भी थोड़ी सी डिक्लाइन आ जाता है, ठीक है, मिडिल एज में। और वो वुमेन में ज़्यादा तेज़ी से उनका डिक्लाइन हो रहा होता है हाइट में एज़ कम्पेयर टू मैन। हाइट में डिक्लाइन किसकी वजह से आता है, तो वो आपकी जो स्पाइनल कॉलम है ना, ठीक है, वो छोटा हो रहा होता है, ठीक है, बाय श्रिंकेज ऑफ द इलास्टिक डिस्क मटेरियल। तो फिर आपकी जो हाइट है उसमें थोड़ी सी कमी आती है, डिक्लाइन आ जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो हाइट में डिक्लाइन आता है वो इतना नोटिसेबल नहीं होता इन ईयर्स में। फिर स्किन टिश्यूज़ में क्या चेंजेस आते हैं, एजिंग के प्रोसेस के साथ साथ जो स्किन टिश्यू में जो चेंजेस आते हैं ना वो ज़्यादा नोटिसेबल होते हैं, ठीक है। और किस वजह से ये आते हैं और क्या ये आपकी चेंजेस आ रही होती हैं वो पहले देख लेते हैं कि मिडिल एज में आपकी जो टेक्सचर है ना स्किन का वो चेंज होता है, ठीक है। कंपोजिशन और जो अपीयरेंस ऑफ टिश्यूज़ है ना वो चेंज हो जाती है। स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है पहले से, ठीक है। और अब उस तरह का जो मॉइस्चर आपका होता है ना वो चीज़ नहीं रहती। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाती है, ठीक है। जब आप उसको टच करके जैसे देखते हैं ना तो बहुत रफ़ सी होती है, स्मूथ सी नहीं होती। बाल जो हैं वो भी गिरना शुरू हो जाते हैं इस एज में, और इनका जो कलर है वो भी थोड़ा ग्रेइश सा हो जाता है, ठीक है। वुमेन और मैन दोनों में, बेशक वो आपके सर के बाल हैं, आर्म पिट्स हैं, ठीक है, या फिर आपके पब्लिक प्राइवेट एरियाज़ जो होते हैं, ठीक है, वुमेन और मैन दोनों की, तो उनका जो बालों का कलर है वो भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब बढ़ती हुई एज के साथ ना जो नाखून है ना, ठीक है, वो भी थोड़ा उनका जो ग्रोथ होती है वो थोड़ी स्लो हो जाती है, उसमें भी डिक्लाइन आता है, और नाखून जो है वो थोड़े से थिक हो जाते हैं, और उनका जो कलर है विद टाइम वो चेंज होता रहता है। मिडिल एज में आइज़ और ईयर से भी रिलेटेड जो चेंजेस आते हैं वो देख लेते हैं कि मोस्टली आपका जो विजन है ना वो थोड़ी सी वीक हो जाती है, ठीक, फोकस आप नहीं कर पाते ईजीली चीज़ों के ऊपर। इस एज में बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आपको आइज़ से रिलेटेड दो डिजीज़ हैं, एक तो कैटरेक्ट्स और दूसरा ग्लूकोमा, ठीक है। ये दोनों आपको हो सकते हैं मिडिल एज में। अगर कैटरेक्ट्स की बात की जाए तो इट कैन बी ट्रीटेड विद सर्जरी या स्पेशल ग्लासेस के थ्रू आप इसको ठीक कर सकते हो। और ग्लूकोमा जो है ये आपकी ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर देता है, ठीक है, और जिसकी वजह से आपकी ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। मिडिल एज में इसको ग्लूकोमा को भी ट्रीट किया जा सकता है थ्रू मेडिकेशन, ठीक है। तो इसीलिए अब हर जो इंडिविजुअल है ना उसको इस एज में जाने से पहले ही ना अपना रेगुलर आई चेकअप करवाते रहना चाहिए ताकि आगे इश्यूज़ ना हो। फिर हेयर लॉस जो है वो भी मिडिल एज में हो रहा होता है। इस एज में आपके जो दांत है ना उनमें क्या चेंजेस आते हैं, तो ये कि आपका अफेक्ट हो रहे होते हैं दांत, ठीक है। और जो अफेक्ट हो रहा होता है, ठीक है, उसको किसकी वजह से होता है, ऑस्टियोप्रोसिस की वजह से। ये एक वो कंडीशन है जिसमें आपके जो कि अक्कर होती है लेट एडल्टहुड या मिडिल एज में, ठीक है, जिसमें आपके जो दांत हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। ऑस्टियोप्रोसिस जो है ना उसमें होता ही है कि आपके जो बोन टिश्यूज़ हैं ना वो सॉफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो आपके दांत है ना वो जिस चीज़ में लगे हुए हैं ना, ठीक है, ये चीज़ जब सॉफ्ट हो जाएगी तो एज अ रिज़ल्ट ये गिरना शुरू हो जाएंगे दांत। स्केलेटल सिस्टम में भी बहुत सारी चेंजेस आ रही होती हैं इस एज में, ठीक है। आप इस एज में जो फर्स्ट इंडिकेशन होती है वो आर्थराइटिस की हो सकती है या रूमेटिज़म की, ठीक है, मिडिल एज की बात कर रही हूँ। अब जो आर्थराइटिस है ना वो इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट है, ठीक है, जिसमें आपका जो डिफरेंट किस्म की
पेन आपको हो रही होती है और आपका जो जॉइंट है ना वो थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। रूमेटिज़म जो है उसमें भी आपके ये भी आपसे आपके जो जॉइंट से रिलेटेड है, ठीक है, इसमें भी आपका पेन आ जाता है। अगर देखा जाए तो वुमेन में ये जो दोनों बीमारियां हैं ना, ये वुमेन में पहले आ जाती हैं एज़ कम्पेयर टू मेन, ठीक है। और अगर एज की बात की जाए तो वुमेन जो है वो 40 ईयर्स की होती हैं तो ये प्रोसेस इनका स्टार्ट हो जाता है, जबकि जो मेन हैं वो अपनी 55 ईयर्स के होते हैं तो तब उनका ये स्टार्ट होता है, ठीक है। ये एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये चीज़ मैंने बताई है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम देख लेते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में ना 3 किस्म की जो चेंजेस हैं वो ऑब्ज़र्व की गई हैं, ठीक। एक तो ये कि आपकी जो आर्टरीज़ उनमें इलास्टिसिटी जो है वो इतनी नहीं रहती जिस तरह पहले होती है। दूसरा ये कि आर्टीरियल टिश्यूज जो होते हैं उनके इर्द गिर्द जो फैटी डिपॉजिट्स हैं ना वो थोड़े ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। और थर्ड चेंज ये आता है कि जो हार्ट मसल है ना, ठीक है, वो पंपिंग का जो उसका फंक्शन है वो उसमें भी एक डिक्लाइन आ जाता है। तो यही जो कंडीशंस हैं यही अगर आप देखें तो मिडल एज में या लेट एडल्टहुड में अगर बात की जाए तो डेथ का कॉज बनती हैं। अब मिडल एज में या लेट एडल्टहुड में अगर बात करें आप, ठीक है, मिडल एडल्टहुड की बात करें, ठीक है, इसमें जो फिजिशियंस के पास जो ज़्यादा इनके चक्कर लग रहे होते हैं ना, या तो हाइपरटेंशन की वजह से या फिर कोरोनरी हार्ट डिजीज़ की वजह से लग रहे होते हैं, ठीक है। तो फीमेल में हाइपरटेंशन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेल, वेयर एज़ मेल की अगर बात की जाए तो उनमें कोरोनरी हार्ट डिजीज़ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। अब रिस्पायरेटरी सिस्टम नेक्स्ट। इस एज में जो लंग्स है ना वो भी अपना काम फंक्शन जो है वो प्रॉपरली नहीं कर रहे होते, ठीक है। ये अब जो इनमें इलास्टिसिटी होती है वो भी उसमें भी थोड़ा लॉस होना शुरू हो जाता है। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में वो ज़्यादा एजिंग की जो वो अफेक्ट है ना वो नहीं आ रहा होता है, ठीक है, मिडल एडल्टहुड की बात की जाए तो। सबसे पहले जो चेंजेस अगर आते हैं या डिस्टर्बेंसेस आती हैं तो उनमें सबसे पहले आ जाते हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस, देन सेकंड पर एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम और गैलस्टोन्स या फिर अल्सर्स स्टमक में या ड्यूडेनम एरियाज़ में। अल्सर जो है, ठीक है, वो स्टमक और ड्यूडेनम एरियाज़ में अगर देखा जाए तो ये विद एज आपका ये जो डिसऑर्डर है ये इंक्रीज़ होता जाता है इंडिविजुअल में, ठीक है। इस एज की ही बात करें मिडिल एडल्टहुड में। और मेल में ये चीज़ ज़्यादा होती है, मेल जो है वो ज़्यादा इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल। डायबिटीज़ भी ज़्यादा हो रही होती है मिडिल अर्ली एडल्ट क्या है लेट एडल्टहुड में। डायबिटीज़ की जो पीछे कॉज है वो ये कि आपका जो पेंक्रियास सेल्स है ना, ठीक है, वो फेल हो जाते हैं। इंसुलिन एक एंजाइम है, ठीक है, जो कि आपके रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डाइजेस्टिंग शुगर। तो पेंक्रियास जो हैं वो आपकी ठीक से जब सिक्रीट नहीं करते ना अब इंसुलिन को, तो तब आपको डायबिटीज़ का इशू आता है। फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लेते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो चेंजेस आती हैं ना वो मेन और वुमेन दोनों में ही आ रही होती हैं मिड लाइफ में, लेकिन अगर देखा जाए तो वुमेन में ज़्यादा होती हैं रिप्रोडक्टिव चेंजेस एज़ कम्पेयर टू मेन। अब इस एज में मेंस्ट्रुएशन जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, मेनोपॉज अक्कर होता है, ठीक है, एट द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स, ठीक। मेनोपॉज में सबसे पहले आपका आ जाता है कि आप जो फर्टिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, इरेगुलर या एब्सेंट, अब बिल्कुल मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो बिल्कुल ख़त्म होने लग जाता है। तो एक ये होता है कि इन सब चीज़ों की वजह से, ठीक है, ये जो सिम्टम्स फिर आते हैं ना मेनोपॉज के बाद वो या तो स्वेटिंग आ जाती है, हाइपरटेंशन या हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक। न्यूरोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस में डिजीनेस, हेडेक्स और नर्वसनेस आ जाती है और डिप्रेशन आ जाता है। और सोमेटिक डिस्टर्बेंस की अगर बात की जाए तो उसमें ऑस्टियोपोरोसिस आ जाती है, जिसमें आपकी जो बोन्स हैं वो थोड़ी सॉफ्ट होना शुरू हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिसर्च, ठीक है। अगर मेन की बात की जाए तो उसमें उनके इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं आते, जैसे उनकी स्पर्म प्रोडक्शन जो स्टार्ट होती है वो प्यूबर्टी में स्टार्ट हो जाती है और दैट कंटिन्यूज़ टू फॉर्म अंटिल डेथ अकर्स, ठीक है। अब इनके जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ना उसमें चेंजेस नोटिसेबल होती हैं और वो जो चेंजेस आती हैं वो मिडिल एज में आ रही होती हैं। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो लार्ज हो जाता है और कैंसर ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो भी उसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं मिडिल एडल्टहुड में। इस एज में इरेक्शन और जो इजैकुलेशन है ना वो भी स्लो हो जाती है। फिर जो फिज़िकल सिम्टम्स आते हैं उनमें आ जाता है कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ठीक है, इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और डिप्रेशन और भी बहुत सारे जो चेंजेस आते हैं, ठीक है। फिर अब सेंसरी और मोटर कैपेसिटी इन मिडल एज, लेट्स डिस्कस दिस।
अब मिडिल अडल्टहुड में जो विज़न है वो थोड़ी सी अफेक्ट हो जाती है, ठीक है। आप जिस तरह आपकी फोकस करने का, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वो आप इतने ठीक तरीके से मतलब आप फोकस नहीं कर सकते। हियरिंग में भी आपका थोड़ा सा ग्रेजुअल लॉस आता है, ठीक, इस एज में। देन वी हैव ओके, सो अगर हियरिंग लॉस की बात की जाए तो मेन में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वुमेन, ठीक है। टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो भी थोड़े कम सेंसिटिव हो जाते हैं। अब वो फूड जो यंग पीपल को बहुत अट्रैक्टिव, बहुत टेस्टी लग रहे हो, मे बी ये जो मिडिल अडल्टहुड के लोग हैं उनको वो मज़ेदार और टेस्टी ना लगे। और जो फिर स्मेल जो है वो भी थोड़ी सी, इनकी जो सेंस ऑफ स्मेल है वो भी थोड़ी अफेक्ट होती है, उसमें भी डिक्लाइन आ जाता है। हेल्थ प्रॉब्लम्स में जो आ जाती हैं इस एज में, वो एक तो आ जाता है आपका एस्थमा, ठीक है, डायबिटीज़, मेंटल डिसऑर्डर्स भी आ जाते हैं, आर्थराइटिस आ जाता है, रूमेटिज़म आ जाती है। अब जो कि आपकी अगर देखा जाए तो विजन और हेयरिंग लॉस भी आपकी इस एज में आती है। आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है, यूरिनरी सिस्टम जो होता है वो भी थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है। मेजर जो डिसऑर्डर आते हैं ना, या प्रॉब्लम, इलनेस, डिजीज़ जो आती है इस एज में, वो हाइपरटेंशन ही होती है, जिसमें आपका जो ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा हाई हो जाता है। दूसरा जो मेन इशू अब इस एज ग्रुप में आता है वो है एड्स। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट का भी ख्याल है कि इस एज में आपकी जो मेंटल फंक्शंस है ना मिडिल अडल्टहुड में, वो भी, उनमें भी डिक्लाइन आ जाता है। अब फ्लूइड और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फ्लूइड इंटेलिजेंस जो होती है उसमें आप अपनी लॉजिक्स यूज़ करते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स यूज़ करते हो विदाउट एनी रेफरेंस टू प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज। मतलब आपके सामने कोई एक नई सिचुएशन आ गया, कोई एक नया क्वेश्चन आ गया, इस तरह का कि आपके पास उसका पहले से कोई नॉलेज नहीं है, तो आपने किस तरह से उसको सॉल्व करना है वो आपकी पूरी एक इंटेलिजेंस पर डिपेंड कर रहा होता है। वेयरएज़ क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस जो है वो उसमें आपने जो पहले से नॉलेज गेन किया हुआ होता है ना, थ्रू योर एजुकेशन और एक्सपीरियंसेस, उस नॉलेज को आपने यूज़ में लेकर आना होता है। तो जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है ना वो आपकी विद एज उसमें डिक्लाइन आता रहता है, ठीक है। जबकि जो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस है वो मेंटेन रहती है और बल्कि थोड़ी सी साथ साथ इम्प्रूव भी हो रही होती है। अब क्योंकि मिडिल अडल्टहुड में आपकी जो इंटेलिजेंस है उसमें डिक्लाइन आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो क्रिएटिविटी है उसको भी जंग लग जाएगा, ठीक है। क्रिएटिविटी या क्रिएटिव एबिलिटीज़ जो हैं उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका डिक्लाइन आए। कुछ रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग जो ह्यूमैनिटीज़ एरिया में जो एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं ना, उनकी जो क्रिएटिव प्रोडक्टिविटी है ना वो इंक्रीज़ होती है इस एज में आकर। मैरिटल सेटिस्फेक्शन इन मिड लाइफ में आपका आ जाता है कि मैरिज के इन्होंने थोड़े से जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बताएं वो ये कि आप कोऑपरेट कर लेते हो एक दूसरे के साथ, डिस्कशन, एक हेल्दी डिस्कशन हो जाती है। उसके अलावा आपकी जो खुशियाँ और जो गम है वो आप एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एक यू शेप पैटर्न होता है। जबकि अगर नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात की जाए तो इसमें एक दूसरे का मजाक उड़ाना, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ताने कसना, जिस तरह ये इस सोसाइटी में तो बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, ठीक है। गुस्सा करना, बेजा गुस्सा, ठीक है। डिसएग्रीमेंट्स आपके हैं तो डिसएग्रीमेंट को आपने देखना नहीं है कि पीछे लॉजिक्स नहीं आपने देखनी, रीजंस नहीं आपने देखने, आपने उन चीज़ों को भी इश्यूज बना लेना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपकी यंग अडल्टहुड में ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू लेट अडल्टहुड। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच। Assalamu alaikum everyone.